क्योंकि लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को पढ़ाया गया उसमें सबसे पहले तो सेट्स बताया गया, सेट्स का कितना टाइप होता है, सेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ। फिर उसके आगे हम लोग पढ़े यूनियन के बारे में, फिर इंटरसेक्शन के बारे में। तो जो भी चीज़ लास्ट क्लास में पढ़ाई हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवाइज कराने के लिए मतलब उसके लिए जस्ट 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप लोग भी ध्यान दीजिए कि समझ में आए जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट नंबर पे पढ़ा गया यूनियन, क्योंकि हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट के साथ साथ इसका जो भी सिंबल है वो भी क्लियर होना चाहिए। यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा। सेकेंड नंबर पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा। और कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए उसमें कहीं एंड लिखा हुआ मिले, एंड समझना है कि उसके जगह पे इंटरसेक्शन का यूज़ करना है, और कहीं भी और का यूज़ किया जाए तो उसके जगह पे समझना है कि यूनियन का यूज़ करना है। और तीसरा नंबर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसा दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो जैसे अगर उसको हम लोग वेन डायग्राम से दिखाएं तो इस तरह से दिखाएंगे, ऐसा दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका सर्किल हम लोग अलग अलग बनाते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर पे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था ए माइनस बी, मतलब एक सेट में से दूसरे सेट को घटाना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार बता देते हैं। 1, 2 एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से सबको क्लियर कर देते हैं। 1, 2, 3 और बी एक सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2, 3, 4। अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो ए और बी दोनों को मिला के लिखना है। बस ध्यान यही रखना है कि कोई भी दो एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दो बार नहीं लिखा जाए, रिपीट नहीं हो। 1, 2, 3 और फिर 4, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। अगर हमको इंटरसेक्शन लिखना है दोनों का, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2, 3। अच्छा, डिसजॉइंट सेट अगर हम बात करें ए और बी का, तो ए और बी दोनों में से डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे तो दो एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 2, 3 एंड 2, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिफरेंस का बात होगा। अगर ए में से बी को माइनस करना है, ए में से अगर बी को माइनस करना है तो हमको सिर्फ ए के एलिमेंट्स को देखना है, और जो ए का एलिमेंट बी में कॉमन हुआ उसको छोड़ के, जैसे 2, 3 कॉमन हो रहा है तो 2, 3 को छोड़ के सिर्फ 1 को यहाँ पे कॉपी। फिर बी में से अगर हमको ए को माइनस करना है तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स को देखना है, और जो बी का एलिमेंट ए में कॉमन हो रहा है, जैसे 2, 3 कॉमन हो रहा है तो 2, 3 को छोड़ के बाकी यहाँ पे 4 पे लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ नंबर पे था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। इसको लिखने का तरीका था ए और स्मॉल ट्रायंगल, इसको डेल्टा भी पढ़ा जाता है, ए ट्रायंगल बी। इसका फॉर्मूला क्या था? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर हमको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है टू सेट्स का, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर ए में से ये ऑलरेडी लिखा हुआ ए माइनस बी का मतलब कितना है? 1 का यूनियन किसके साथ कराना है? बी माइनस ए के साथ, मतलब 4 के साथ। तो 1 का 4 के साथ यूनियन कितना हो जाएगा? 1, 4 हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग और पढ़ें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या था? अब जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का कंसेप्ट आता है तो इसमें यूनिवर्सल सेट का भी कंसेप्ट आ जाता है। अब जैसे ए और बी दो सेट दिया हुआ है और एक यूनिवर्सल सेट पहले से डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हमको किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो बस उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। अगर हमको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ए डैश फाइंड आउट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना है। यूनिवर्सल सेट मतलब ये थ्योरी एलिमेंट, इसमें से ए को हटाना है, मतलब 1, 2, 3 को हटा देना है। जो बच जाएगा वो हो जाएगा 4, 5, 6। शायद इतना ही पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में।
है ना, और 7वां नंबर पे बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इतना 6 चीज का ध्यान रखना है, और 6 चीज में हालांकि सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज आता है यूनियन इंटरसेक्शन का। और यूनियन में भी ध्यान रखना है कि जब भी कभी और आएगा, ये इंग्लिश वाले और का बात हो रहा है, हिंदी वाले का नहीं। एक ही चीज फॉलो करना है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। अगर हम और बोलते हैं, और इंग्लिश में और बोलते हैं, तो उसकी जगह पे यूनियन का यूज करना है। और अगर एंड बोलते हैं तो उसकी जगह पे इंटरसेक्शन का यूज करना है। हिंदी में अगर और बोलते हैं, जैसे ये वाला और, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। हिंदी में अगर ये वाला और बोलते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में एंड हो गया। मतलब मेरे हिसाब से इंग्लिश ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। अब कोई हिंदी फॉलो कर रहा है तो हिंदी में ही, इंग्लिश फॉलो कर रहा है तो इंग्लिश में ही, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो ये 6 चीज था जो कि लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अब बस इसके आगे हम लोग बताते हैं, इसके आगे हम लोग करते हैं। कुछ लॉ है उसके बारे में करना है। जैसे अगर a इक्वल्स टू में लिखा हुआ है 1, 2, 3, और b इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2, 3, 4, इसका मतलब a यूनियन b हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये अब हम मान के चलते हैं कि a यूनियन b सबको निकाला जाता है। अच्छा, अब इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस करना है, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है कि जैसे अगर यहाँ पे इसका कोई भी एलिमेंट है, अभी सबको दिख रहा होगा कि इसके अंदर 1, 2, 3 लिखा हुआ है और इसके अंदर 2, 3, 4 लिखा हुआ है, तो जो यूनियन में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 आ गया। अगर यही चीज दिया हुआ है और ये चीज मिसिंग है, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाए और ये लिखा जाए कि 2 अगर एलिमेंट है ए यूनियन बी का, ये एलिमेंट, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, ये सब ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो जब 2 इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी है, अगर 2 इस ए यूनियन बी का अगर कोई एलिमेंट है, तो इसके बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं कि ये ए का भी एलिमेंट होगा या ये बी का भी एलिमेंट होगा। अभी ये दिख रहा है हमको, ए और बी दोनों दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 2 इसके भी अंदर है, 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया। अभी जैसे मान लिया जाए, लिखा जाए 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जो कि है ट्रू है, तो क्या 4 एलिमेंट होगा ए का, क्या 4 एलिमेंट होगा बी का। हम देख के बता सकते हैं कि हाँ 4 इसमें है, तो बोलेंगे कि हाँ ये ट्रू है, ये सही है। लेकिन 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए कहना गलत हो जाएगा, मीन्स 4 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। अब इसको ऐसे समझना है दूसरे तरीका से, क्योंकि कुछ थ्योरम, एक आध थ्योरम प्रूफ करवा दिया जाएगा, ऐसे प्रूफ का कहीं कोई काम नहीं होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमको हमेशा लिखना है, जैसे अगर ए यूनियन बी के अंदर अगर कोई एलिमेंट आता है, तो हम ये कभी भी कंफर्मली नहीं बोल सकते हैं कि वो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है, कभी भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज पक्का होता है कि वो जो x इसके अंदर आ रहा है, वो या तो ए के अंदर आया होगा या बी के अंदर आया होगा। इसीलिए जब भी यूनियन आता है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, when x is the element of a union b implies, मतलब इसका मतलब x is the element of a, यूनियन का मतलब और, मतलब या तो x a के अंदर होगा या x is the element of b। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। फिर अगर x is the element of a intersection b, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है वही तो इंटरसेक्शन होता है। जैसे ए के अंदर आया 1, 2, हो सकता है कि बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन चूंकि सामने कोई बैठा हुआ नहीं होता है तो ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो, उसको तेज पढ़ाने से समझ में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हम श्योर हैं कि जब ए इंटरसेक्शन बी लिखा गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आया जो ए और बी दोनों में कॉमन था, जो यहाँ भी था यहाँ भी था। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई बोलता है कि अगर x इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स दैट x मस्ट बी देयर इन ए एंड x मस्ट बी देयर इन बी। इसका मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज
x is the element of A and x is the element of B। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका यूज़ करके कुछ थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। एक और चीज़, एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं, ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना। इस यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए के एलिमेंट्स को हटा दें, 1, 2 को हटा दें, तो बच जाएगा 3, 4। इसका मतलब जो भी एलिमेंट ए डैश में आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ए डैश में आएगा, जो भी एलिमेंट जैसे 3 और 4 है, वो एलिमेंट कभी भी ए में नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, और तीसरे नंबर पे हम ये बोल सकते हैं कि इफ x इज द एलिमेंट ऑफ एनी सेट इम्प्लाइज x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में आ गया तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं आ सकता है। इस चीज को भी समझना है। ये तीसरा नंबर कंसेप्ट हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर पे जैसे इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b के डैश पे। अगर a यूनियन b निकाला गया, एक सेट आया, जैसे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b निकाला गया, एक सेट आया, वैसे ही अगर a यूनियन b निकाला गया और उसके कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई एलिमेंट x है, x उसके एलिमेंट में नहीं होगा। अगर किसी यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट आता है तो वो एलिमेंट उस प्रॉपर सेट में कभी नहीं आएगा। जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ ए से ए डैश कर गया तो यहाँ ए डैश से ए क्या आ गया। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर कंसेप्ट जैसे ये समझना है, यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ये तभी वैलिड होगा जब x इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा। जब x इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ बी होगा। ये समझ में नहीं आया होगा, ये भी क्या बोला जा रहा है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे ए डैश तो यहाँ पे समझ में आ गया, ए डैश का मतलब ये हो गया। वैसे ही अगर हमको बी डैश फाइंड आउट करना है तो बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हमको बी को हटाना है। तो अगर 2, 3 को हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 4 बन जाएगा बी डैश में। तो एक थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम, बहुत बहुत काम का थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो डी मॉर्गन थ्योरम ये स्टेट करता है कि अगर हम ए यूनियन बी का अगर डैश निकालना चाहते हैं, अगर हम ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर का काम सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर का यूज आपको वेक्टर में जो कि 12th में पढ़ना होता है, 3D में, और प्रोबेबिलिटी जो कि 12th के का सबसे लास्ट चैप्टर होता है जिससे कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। उसके लिए ये सब चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको समझे बिना उस चैप्टर को अच्छे से किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है। डी मॉर्गन थ्योरम ये स्टेट करता है कि अगर ए यूनियन बी का अगर हमको डैश फाइंड आउट करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम ये नहीं फाइंड आउट करके, इससे अच्छा है कि हम ए डैश फाइंड आउट कर लें, बी डैश फाइंड आउट कर लें और उसका इंटरसेक्शन कर लें। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझना है, ए यूनियन बी का डैश मतलब ए डैश, ये डैश दोनों पे चला जाएगा और ये जो यूनियन है ये पलट के इंटरसेक्शन हो जाएगा। और दूसरा ये स्टेट करता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी पे डैश बनाएगा तो ये तब भी ये डैश दोनों पे जाएगा, ए पे भी जाएगा, बी पे भी जाएगा और ये इंटरसेक्शन पलट के यूनियन में जाएगा। बहुत सिंपल है ना। ए इंटरसेक्शन बी पे अगर डैश करना है हमको, ए पे भी डैश करेंगे, बी पे भी डैश करेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देंगे। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस इसको प्रूव करना है, दिखाना है कि कैसे ये ट्रू होता है। सेम एग्जाम्पल देखिए, ए तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए और बी दोनों लिखा हुआ है। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं, ए का बी के साथ अगर यूनियन करते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं,
तो 1 2 तो लिखा जाएगा 1, 2 और 2 के साथ साथ कौन आ जाएगा 3 भी आएगा, ठीक है। और फिर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट भी करना है। तो अगर हमको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब जो भी एलिमेंट्स A यूनियन B में आया उसको यूनिवर्सल सेट से हटा देना है। 1 2 3 को 1 2 3 को अगर हटा दें यहाँ से, कितना बच जाएगा इसमें, सिर्फ 4। जो लास्ट लेक्चर देखा होगा, जो लास्ट वीडियो देखा होगा, उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल, यूनिवर्सल सेट में से जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके हर एक एलिमेंट्स को, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसके हर एक एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है, जो बच जाएगा उसको लिख देना है। तो ए यूनियन बी का डैश का मतलब कितना हुआ, सिर्फ 4। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर आया 4, ठीक है। अच्छा, ए डैश मेरे पास कितना है, ए डैश है 3, 4 और बी डैश है 1, 4। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है। तो अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करें, इस दोनों का इंटरसेक्शन करें, इस दोनों का, दोनों में कॉमन कितना है 4 है। इस तरह से दोनों बराबर हो गए। तो ये तो हुआ कि हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके नंबर्स लेके इसको दिखा रहे हैं। तो अगर हमको प्रूफ करना है इसी को, अगर जैसे बुक में प्रूफ किया हुआ रहता है उस तरह से अगर प्रूफ करना है उसको इस तरीके से समझा जा सकता है। और प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, अगर ये एक सेट है, ये एक सेट है, दोनों अगर अपने आप में इक्वल है, इक्वल है का मतलब क्या, जो एलिमेंट्स जो अभी दिखाया गया यहाँ पे, जो एलिमेंट्स इसमें आया सेम एलिमेंट इसमें आया। तो अगर हम ऐसे प्रूफ कर दें, ये मानते हुए कि कोई एलिमेंट इसके अंदर है, जैसे स्टार्ट ऐसे किया जाता है, मान लेते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का डैश, है ना। अगर ये कोई ना कोई एलिमेंट दिया होगा, तो जैसे जनरलाइज वे में अगर प्रूफ किया जाता है तो मान लेते हैं कि उसके अंदर x आया, इसका मतलब अभी इसके पहले बताया गया था, जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था जिसको यहाँ पे मिटा दिए, रब कर दिए, उसमें ये बताया गया था कि अगर x एलिमेंट है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का, तो वो x कभी भी नहीं हो रहा होगा A यूनियन B के A यूनियन B में। अभी बताया गया था इसके पहले, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाइज x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A डैश। इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब इफ x इज द एलिमेंट ऑफ A डैश दिस इम्प्लाइज x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। समझिएगा इसको अच्छे से। इफ x इज द एलिमेंट ऑफ A, अगर A में कोई एलिमेंट आता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में आता है तो वो एलिमेंट उस सेट में कभी नहीं आ सकता है। सेम चीज लिखा गया है, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर x आता है तो उस सेट में वो एलिमेंट नहीं आएगा, एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं बनेगा उसका, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग ये लिखते हैं 2 × 3 + 4, तो जैसे ये 5th 6th में पढ़ा हुआ है, इस 2 को हम 3 के पास भी भेज सकते हैं, 2 को 4 के पास भी भेज सकते हैं, मतलब 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस सेट में भी फॉलो होता है कि अगर जैसे सेम प्रोसेस सेट में भी फॉलो होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A, x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ B। और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है और, याद रखना है, यूनियन का मतलब होता है और। लेकिन चूंकि और कब होता है, जब यहाँ पे एलिमेंट का साइन होता है तब। अगर एलिमेंट नॉट एलिमेंट का साइन है तब यूनियन का मतलब हो जाता है एंड। अगर किसी को ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये कहीं भी सिलेबस में इस तरह से पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी को अच्छे से पढ़ना है, वो चाहते हैं कि मेरा नॉलेज अच्छा हो जाए, तो उसको हर एक चीज़ समझना, उनको हर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये बताया गया था कि अगर x इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B है, इसका मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ A होगा, यूनियन का मतलब होता है और, x इज द एलिमेंट ऑफ B होगा, B होगा। ये कब होता है, जब यहाँ पे एलिमेंट का साइन होगा तब। अगर वहीं पे एलिमेंट का साइन नहीं हो तो यहाँ पे यूनियन की जगह पे एंड का साइन आ जाता है। ये आप लोग कोई भी एक एग्जाम्पल अपने मन से कोई भी एक सेट बना लीजिए, B एक सेट बना लीजिए और ऐसे करके चेक कर लीजिए, है ना, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
कुछ काम अपने से भी करना चाहिए, तब और अच्छा हो जाता है मैथ्स। जितना खुद से प्रैक्टिकल करिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, यूनियन का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे एंड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि नॉट एलिमेंट का साइन है। ठीक है, अब जैसे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है और 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, मतलब हम कॉमन लेते हैं। सेम काम यहाँ भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए वैसे यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। इसका मतलब x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a एंड b। इसका मतलब x इज नॉट द, अच्छा इसके बाद एक स्टेप मिस हो गया। अगर x a के अंदर नहीं है, इसका मतलब x है इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर, एंड x अगर b के अंदर नहीं है, इसका मतलब x है b के अंदर। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं x और एलिमेंट अगर कॉमन ले लें दोनों तरह से, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, a डैश एंड का मतलब कितना होता है। अब चूंकि यहाँ पे एंड है और साथ साथ एलिमेंट का साइन है, तो एलिमेंट का साइन है तो एंड को हम इंटरसेक्शन ही लिखेंगे। अगर नॉट का साइन होता है, नॉट एलिमेंट का, तो एंड को इंटरसेक्शन नहीं लिख के यूनियन लिखना होता है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ये कब काम करेगा ऐसे, जब एलिमेंट का साइन हो तब। अगर एलिमेंट का साइन नहीं होगा तो यूनियन का मतलब हो जाएगा एंड और इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा और। इस तरह से समझना है इसको। x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा, है ना। बस इसी तरह से प्रूव किया जाता है कि हम जो भी LHS में दिया हुआ है, मान लिया जाता है कि x उसका एक एलिमेंट है, और इसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इसको किसी भी तरह से RHS के बराबर ले आते हैं। तो x इसके भी अंदर है, x इसके भी अंदर, इसका मतलब दोनों सेट ऑफ ध्यान में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आया वो सब का सब एलिमेंट्स इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। बेसिकली इसमें बस याद यही रखना है, ये थ्योरम याद रखना है कि a यूनियन b पे डैश हो, तो ये डैश दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा, डैश दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज होगा। कुछ और थ्योरम है, नोट करते जाइएगा। पहला फर्स्ट थ्योरम जो था डिमॉर्गन्स थ्योरम, जो भी लिखवाया गया। अच्छा, सेकंड नंबर पे किसी भी सेट का अगर हम यूनियन कर दें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते चलना है, जैसे 1, 2, 3 लिखा हुआ है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, और एक बी सेट भी ले लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है 2, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम ए का बी के साथ यूनियन कर रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के लिखना है, तो 1, 2 तो ऑलरेडी मिल रहा है, 3, 4 लिखा जाएगा। इसका मतलब ए यूनियन, अगर यूनिवर्सल सेट का बात करें, दोनों का यूनियन करना है, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4। इसलिए कहा जाता है किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन यूनिवर्सल सेटिंग करता है। तीसरे नंबर पे किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ हमको वापस से वही सेट देता है। जैसे अगर इसमें कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या होगा, 1, 2 ही होगा। ए का अगर इंटरसेक्शन कराया जाए यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमको सिर्फ 1, 2 ही मिलेगा, और 1, 2 खुद क्या है, ए के बराबर ही है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्या है, यूनिवर्सल सेट है। फोर्थ नंबर, अगर किसी भी सेट का यूनियन कराया जाए फाई के साथ, फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो किसी भी सेट का अगर फाई के साथ यूनियन कराते हैं तो हमको वापस से वही सेट मिलता है। और पांचवा नंबर, किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन कराएं फाई के साथ, तो हमको फाई ही मिलेगा। जैसे फाई ऐसे समझा जा सकता है कि सी एक सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ए का अगर हम यूनियन कराते हैं बी के साथ, सी के साथ, इसका मतलब फाई है। अगर हम इस ए का सी के साथ यूनियन कराते हैं, तो इसमें 1, 2 लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर दोनों को एक साथ मिला के लिखना है तो हम क्या लिख रहे होंगे, 1, 2। अगर हमको इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, एक में 1, 2 लिखा हुआ है, एक में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, सिर्फ यही से लिखा है, ऐसे ही। इस 4 चीज को अच्छे से समझना है। फिर 6 नंबर से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ए का बी, और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है इसको। मतलब हर एक चीज को एकदम डिटेल में पढ़ना वो टाइम पास हो जाएगा। 12th क्लास का 11th क्लास का हर एक बच्चा को इतना दिमाग रहता है कि वो समझ जाए देख के, हर एक चीज को प्रॉपर लिखना, थ्योरी लिखना, वो सब बुक में लिखा हुआ है। ये आपको खुद से समझना है। यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको समझिए, सुन के समझिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए यूनियन कभी भी एग्जाम में से पूछा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव में से पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे कभी थ्योरी, आज तक थ्योरी आए नहीं 11th 12th में लिखने के लिए मैथ्स में, तो हम क्यों थ्योरी लिखवाते जाए इसका। तो जो यहाँ पे ऐसे हम बता रहे हैं यही सफिशियंट है, और चूंकि बोल रहे हैं तो वो समझ के सीखना चाहिए आदमी को। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा ए यूनियन बी, जैसे 2 × 3 + 4 लिखा हुआ है, तो इस 2 को 3 के पास भी भेज सकते हैं, प्लस 2 को 4 के पास भी भेज सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। इसको इंटू की तरह मानिए, इसको प्लस की तरह मानिए, तो 2 × 3 लिखेंगे प्लस 2 × 4 लिखेंगे। अभी ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा। एक लास्ट में, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन यूनियन हो, तो ऐसे काम करना है। अगर तीनों में यूनियन आ जाए, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि यूनियन तीनों का कैसे निकालें, तो पहले किसी दो का निकाल लेते हैं। ऐसे निकाल के पहले बी सी का यूनियन निकाल के तब ए के साथ यूनियन करें, या ए और बी का यूनियन करा दें, फिर इसका यूनियन सी के साथ कराएं, ये दोनों सेम बात होती है। कुछ लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूला बताया गया था, जैसे एन ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बुक में इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, एन ए यूनियन बी। इसको इधर साइड शिफ्ट कर दें, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, इक्वल्स टू में एन ए प्लस में एन बी हो जाएगा, है ना। एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। तो व्हेन, ये तो एक फॉर्मूला हुआ, इसी फॉर्मूला को ऐसे, तो ये दूसरा फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला हुआ, इसी को इस फॉर्म में लिखा जाता है। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाता है जी, ए एंड बी का, ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। उस टाइम पे एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला था। अच्छा, उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला है, बाकी हमको इधर साइड भी समझते चलना है वेन डायग्राम के थ्रू। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर हमको ए में से बी को घटाना था, उसके लिए ये वाला रीजन था, ये वाला खाली रीजन था, पूरा ए में से जो बी का पोर्शन उसको हटा दिया गया। तो अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है हमको, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, पूरा एन ए, इसमें से हटा देना हमको इस इंटरसेक्शन पार्ट को, एन ए इंटरसेक्शन बी। हर एक चीज को बार बार रिपीट करने का मेरा यही मकसद है कि जो भी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं वो हर एक चीज को फुल डिटेल में पढ़िए, इतना पढ़ जाइए कि फिर आपको, और इसके साथ साथ बुक भी पढ़िए। हर एक हमेशा ऑनलाइन पढ़ लेना या किसी को देख के पढ़ लेना और अपने से कुछ नहीं करना, ये पढ़ाई नहीं होता है। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको बुक से मिलाइए, पढ़िए एक बार बुक, सेल्फ स्टडी करिए, तब जाके आपका क्लैरिटी और बढ़ेगा। सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई पढ़ाई नहीं होता है।
ये तो जैसे मेरे समझ में आता है हम आपको बताते हैं, और आपको खुद का भी कंसेप्ट डेवलप करना है, तो वो कंसेप्ट डेवलप होगा बुक पढ़ के। तो बुक भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे Na-B लिखा हुआ है। Na-B का मतलब हुआ ये वाला रीजन, और इस वाले रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे A में से हम लोग यहाँ पे A इंटरसेक्शन B को माइनस कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होगा इसके लिए। उसी तरह से चौथा नंबर फॉर्मूला, अगर हमको B माइनस A फाइंड आउट करना है, तो B में से हमको वापस से Na इंटरसेक्शन B को माइनस कर देना है। इसके अलावा और फॉर्मूला होता है, हर एक फॉर्मूला को नोट करिएगा कॉपी में, उसको समझिएगा खुद से भी, अब और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। कुछ और फॉर्मूला है, जैसे ये एक बताया गया था कंसेप्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मतलब ये था, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन दोनों को मिला के इसको बोला जाता है। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो हमको इसको ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस चीज़ को समझना है, पता नहीं कौन से नंबर पे था, शायद 5th या 6th पे था, 7th नंबर। और कोई फॉर्मूला जैसे, अच्छा ये तो जैसे बुक में फॉर्मूला लिखा होता है वो एक तरीका होगा लिखने का। अगर हमको A माइनस बी फाइंड आउट करना है, इसमें n नहीं लगा हुआ है, n का मतलब हो जाता है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर सिर्फ A माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है दूसरे तरीका से, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन के तरीका से। जैसे हम, मेरा काम तो है कि हर एक चीज़ को आपको हर एक मेथड से एक्सप्लेन करके बता दें, क्योंकि क्वेश्चन में जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो वर्ड पढ़ के हमको पहचानना है कि A माइनस बी फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा, वर्ड्स लिख के दे देगा, फाइंड आउट A इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये बच्चे को समझ ही में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम तो ऐसे पढ़े हैं A इंटरसेक्शन बी डैश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो वो सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमको A माइनस बी फाइंड आउट करना है, A माइनस बी का मतलब क्या होगा, ये वाला रीजन, और इस वाले रीजन को क्या बोल सकते हैं, ये पूरे A का, पूरे सेट A का अगर हम इंटरसेक्शन करा दें इसके साथ बी डैश के साथ, जैसे समझिएगा इसको, थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसमें। ये पूरा B लिखा हुआ है, B, अगर हम B का डैश निकालते हैं, मतलब B को छोड़ के बाकी सब, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे हम लिख बता देते हैं, ये A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, ये B है, ये A है। अगर हम बी डैश का बात बोले, बी डैश का मतलब हो गया ये पूरा सर्किल को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बचते हैं वो सब हो गया, ये सब। और ए का मतलब तो यही हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया। अगर हम बी डैश में, मतलब इस सर्किल को छोड़ के जो बाहर था, और ए में अगर कॉमन रीजन देखें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन पूरे ए में, और ये पूरा रीजन था बी के बाहर वाला रीजन था, उसमें सिर्फ ये वाला रीजन कॉमन है। मतलब अगर आपको सिर्फ इस रीजन को रिप्रेजेंट करना है इंटरसेक्शन और यूनियन के मेथड से, तो हम लिखेंगे ए का अगर हम इंटरसेक्शन करा देते हैं बी डैश के साथ, इस पूरे बाहर वाले के साथ, तो हमको A माइनस बी मिल रहा होगा। बहुत आसान है। जैसे याद कैसे रखना है इसको, कि अगर हमको A का B के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, A इंटरसेक्शन बी डैश, अगर हमको B का A के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो B का इंटरसेक्शन E डैश के साथ। बस इतना ही इसमें, और कुछ एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को दूसरे तरीका से, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, उसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ये जो ए के अंदर टोटल एलिमेंट आया, अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ये रीजन प्लस में ये रीजन। तो अगर हमको ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है,
तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि पूरे ए के एलिमेंट्स को और पूरे बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, इस पूरे ए के एलिमेंट्स को और इस पूरे बी के एलिमेंट्स को सम कर दें यहाँ पे। तो जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो जब हम ये लिख रहे हैं तो 3 एलिमेंट काउंट हुआ, जब हम ये लिख रहे हैं तो 3 और एलिमेंट काउंट हुआ, तो टोटल तो यहाँ पे 6 काउंट हो गया। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब इधर वाला 2 और इधर वाला 2, इसके हिसाब से तो 4 ही हुआ। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है 2 बार काउंट हो गया, जब ए लिख रहे थे उसमें भी काउंट हुआ, जब बी लिख रहे थे उसमें भी काउंट हुआ। तो जब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करना है और उसमें से 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इसमें जो भी एलिमेंट आया है इसके 2 टाइम्स को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल हो गया 4 एलिमेंट। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, 1 2 3, पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं सबको, 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें इंटरसेक्शन के एक एलिमेंट के डबल को, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है तो उसका डबल 2 हो गया, तो 3 3 6 और 6 में से 2 माइनस 4, से दोनों तरफ बराबर होगी। हर एक चीज डिटेल में समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला होता है याद करना है, ऐसे नहीं होता है, समझना पड़ेगा हर एक चीज। इसको फिगर के थ्रू समझना पड़ेगा, फिर फिगर को इसके थ्रू समझना पड़ेगा, तब जाके पूरे अच्छे से समझ में आता है। तो आज ये सब कंसेप्ट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो भी इस पे क्वेश्चन भेज रहे, ये सब तो सिंपल चीज था ये सब, और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अच्छा, एक और चीज, एक और फॉर्मूला बच गया, इसलिए यहाँ पे लिख लें ताकि कुछ छूट न जाए। एक और फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एन ए डैश यूनियन बी डैश। अगर हमको कभी ये फाइंड आउट करना है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये तो बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सिर्फ उतना ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जिस तरीका से हम यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी नया फॉर्मूला आया, कोई भी नया टर्म्स आता है, उसको आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका तरीका आप खुद से सोच सकते हैं, अगर आपका हर एक चीज अच्छे से समझा हुआ है तो। जैसे अगर हमको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो हमको पढ़ा हुआ है, कहीं था, ये कहीं मेरे पढ़ा हुआ था, ये डिमॉर्गन्स फॉर्मूला होता है ना, डिमॉर्गन्स फॉर्मूला ए यूनियन बी पे अगर डैश लगा हुआ है, तो ये डैश दोनों पे जाएगा, ए पे भी बी पे भी जाएगा, और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, इस पे डैश लगा हुआ है, तो ये डैश दोनों पे जाएगा, ए पे भी जाएगा, बी पे भी जाएगा, और ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि अगर हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं, इसका वही मतलब है, अगर हम इसके जगह पे देखिएगा, ये इसके जगह पे अगर हम ये लिख दें, एन ए इंटरसेक्शन बी पूरे पे डैश है ना, और जैसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें समझने में। जैसे इसको वापस से देखिएगा, यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है 2, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ए डैश में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे ए डैश निकाला गया था, ए डैश अगर हम निकालें यहाँ पे ए डैश, इसको वापस से दूसरे एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बताए थे। ए इक्वल्स टू में यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2, अच्छा बी इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2,3, अच्छा उसके बाद यूनिवर्सल सेटिंग डिफाइन कर देते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ 1,2, चाहे इसमें सिर्फ लिखते हैं 3, सिर्फ 3 छोटा हो जाएगा, जैसे 1,2,3,4, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए डैश का मतलब क्या होगा, ए का जो एलिमेंट, ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यू में से ए को माइनस करना, 1 2 को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 3,4। और बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी डैश का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा देना है, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 1,2,4, ठीक है। अगर हमको ए डैश का यूनियन बी डैश के साथ कराना है, इस दोनों का यूनियन कराना है, इसमें यूनियन कराने का मतलब क्या होगा, दोनों को मिला के लिख देना, 1 2 फिर 3 आया, फिर इसका 4, दोनों का कॉमन है, इसको लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम ए का इंटरसेक्शन कराएं बी के साथ, इसका इंटरसेक्शन कराते हैं, तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 3 है, कुछ भी कॉमन है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। अब ऐसे समझिएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश में कितना एलिमेंट है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं।
अच्छा ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है 5, मतलब इसमें टोटल कितना एलिमेंट हुआ, कोई एलिमेंट नहीं हुआ, 0 एलिमेंट हुआ। जैसे इसमें 4 एलिमेंट था वैसे इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में क्योंकि थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 है और अगर हम इस सेट का डैश निकालना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर रहे होंगे ए इंटरसेक्शन बी को। यूनिवर्सल सेट मतलब ये हो गया, इसमें से अगर कुछ माइनस होगा ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 5 का मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट में से हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं। जब यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो वापस से यूनिवर्सल सेट ही निकाल जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4। समझिएगा फिर से, ए के अंदर 1, 2 है, बी के अंदर 3 है, ए डैश निकाले 3, 4 आया, बी डैश निकाले 1, 2, 4 आया। जो भी पूछा जा रहा था सब कुछ फाइंड आउट कर दिए, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकाल दिए, 1, 2, 3, 4 आया। ए इंटरसेक्शन बी निकाले, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो कि 5 आया, फिर उसका भी डैश निकाला था, तो डैश निकाले तो यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे सेट को माइनस कर दिएगा। तो जब यूनिवर्सल सेट में से एक ऐसे सेट को हटाएगा जिसमें कुछ था ही नहीं, तो हमको वापस यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, मतलब 1, 2, 3, 4। तो अब बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4, देख लीजिए यहाँ पे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आया और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आया। तो ये तो एक मेथड हुआ कि हम बार बार एक एग्जाम्पल पुट करें और समझाएं आपको, लेकिन ये चीज डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर एक चीज को इतना डिटेल में जाके प्रूव करेंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन अगर बी डैश हमको फाइंड आउट करना है, तो ये निकाले चाहे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इस पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पे डैश कर लो, है ना। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम, आज का जो सबसे पहला टॉपिक था। अच्छा, किसी पे डैश लगा हुआ है इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसी, ये डैश लगने का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना, और यहाँ भी एन लगा दें और यहाँ पे भी एन लगा दें, सब एक ही बात है। ये निकालें चाहे ये निकालें चाहे ये निकालें, सब एक ही बात है। तो ये क्लास था, इसको भी याद रखना।